मैग्नेटिज्म के तीसरे लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पे कुछ सवाल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ लिए थे, ठीक है, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन दो इंस्ट्रूमेंट जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ ले रहे हैं हम लोग कि खुदा ना खास्ते अगर पूछ दिया तो सॉल्व कर सके। एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिए थे, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं फिर से। और आज के लेक्चर में जितना पहले पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेंगे हम लोग एक सीट के साथ। ये दो काम आज का मेन पॉइंट होगा, दो इंस्ट्रूमेंट और एक सीट करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैकेज में है, वो सीट का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जिससे हम लोग का जितना पुराना पढ़े हैं अर्थ मैग्नेटिज्म का वो सारी चीज रिवाइज हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए थे हम, मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बोलते हैं इसको। और क्या बोले थे इसमें कि जब कोई करंट कैरिंग लूप हो, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, क्या हो, एक मैग्नेटिक, और ये इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, एंड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। किसमें हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है, बताए थे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल। तो ऐसे केस में फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट the dipole executes angular SHM। क्या एग्जीक्यूट करता है? और इस एंगुलर SHM का टाइम पीरियड बताए थे 2 पाई अंडर रूट L बाय G, सॉरी क्या लिख दिया, 2 का अंडर रूट I बाय MB। अच्छा, जो पहले लिखे थे वो किसका फॉर्मूला था? सिंपल पेंडुलम का। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट I बाय MB। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज M? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। And what is B? मैग्नेटिक फील्ड। इस पे सवाल जेई में आया हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक जेई एडवांस में नहीं इंक्लूड है, सिर्फ किसमें है? जेई मेंस और नीट के टॉपिक में है। तो इस पे बेस्ड एक सवाल 2017 में पूछा गया था, वो सवाल होगा इस पैकेज में, इसमें नहीं इंक्लूड है। इस पैकेज में वो सवाल नहीं इंक्लूड किए हैं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में वो सवाल है, तो हम लिख दे रहे हैं एनसीईआरटी, जाके आज आप लोग वो बना लीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, आई रख देना है, एम रख देना है, बी रख देना है, टाइम पीरियड पूछना है। तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल में मिलेगा आपको। एनसीईआरटी में एग्जांपल, इंटेक्स्ट एग्जांपल होता है ना, पहला या दूसरा ही मिल जाएगा, एनसीईआरटी का पहला या दूसरा ही मिल जाएगा, उसको हम लोग करेंगे। अगर आज टाइम बचेगा तो हम ढूंढ के वो करवा देंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़े थे। ये कैसा गैल्वेनोमीटर है? टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं है। इसका भी काम वही है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेदर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट और नॉट, and sometimes to measure the current also। ये जो tangent galvanometer है, ये horizontal component of Earth's magnetic field को यूज करता है। horizontal component of Earth's magnetic field is used। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है
और इसका जो इक्वेशन होता है वो आपको खाली याद रखना है, वो होता है BH tan थीटा, BH tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाय 2R। क्या इक्वेशन है? BH tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाय 2R। ठीक है, थीटा को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन, जितना उसका कांटा डिफ्लेक्ट करेगा। BH क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है? करंट। I क्या है? करंट। R क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल, तो कॉइल होगा उसका रेडियस। और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू कितना होता है? 4 पाई × 10⁻⁷ SI यूनिट। SI यूनिट पे ये वैल्यू होता है। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि इसमें जो I होता है वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल है। करंट किसके प्रोपोर्शनल है? आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर याद आ रहा है? वहां पे करंट किसके प्रोपोर्शनल था? थीटा के। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? मतलब थीटा के डबल करने से, डिफ्लेक्शन के डबल करने से करंट भी डबल हो जाएगा, या उल्टा करंट के डबल करने से डिफ्लेक्शन भी। यहां कह सकते हैं ऐसा क्या? यहां पे करंट और थीटा में tan का ग्राफ बनेगा। करंट और थीटा में, तो ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दे, द स्केल इन tangent galvanometer is non-linear, है ना? whereas the scale in moving coil galvanometer is linear। कह सकता है नहीं कह सकता? समझ पा रही है ये बात को? नॉन लीनियर स्केल यहां हम लिख देते हैं whereas मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था। लीनियर स्केल, लीनियर स्केल। ठीक, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे। जैसे हम यहाँ एक सवाल लिख रहे हैं, ये सवाल HCV से उठाया गया है। अच्छा, एक बात पॉइंट इसमें और है कि ये जो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है ना, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है जब डिफ्लेक्शन जो 45 डिग्री के आसपास हो। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री के आसपास हो। मोस्ट सेंसिटिव at theta is equals to 45 डिग्री, तब उस पे मोस्ट सेंसिटिव होता है। इतनी बातें याद रखनी है कि हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े थे बहुत डिटेल में। HC वर्मा में ये थोड़ा बहुत दिया हुआ भी है, लेकिन बस इतना याद रखिए। तो इस पे का सवाल कोई पूछ दिया तो ये फॉर्मूला आके बच जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा, a tangent galvanometer has 66 turns and diameter of coil is 22 centimeter. It gives deflection of 45 degree for 0.01 ampere current, What is the value of horizontal component of Earth's magnetic field? मतलब BH का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है बताइए BH कितना होगा। सो इसका फॉर्मूला में रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए पुट कीजिए, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बन गया सब लोगों से? कितने टर्न्स हैं? तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग लिखते थे 66। डायमीटर कितना है? 22। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर, मतलब 11 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करती है। इट गिव्स डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री फॉर करंट दिया हुआ 0.01 एम्पीयर।
आपसे पूछा BH कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है tan नीट गैल्वेनोमीटर में, BH tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni बाय 2R। तो BH तो हम लोग को निकालना है, tan 45 1 हो गया, तो नहीं लिख रहा है। म्यू नॉट का वैल्यू अभी बताया कितना, 4.10⁻⁷, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 66, I 10⁻⁻2 by 2 into radius 11 into 10⁻⁻2। तो देखिए जरा 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कटा, 11 दूनी 22 और 22 से 3 बार में कट गया, तो ये जगह 12 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, और 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। तो बच्चों का था साथ मेरा 4 12 कम 12 4 15 4 1 बात है 36 1 37, तो 37.68, तो मतलब 3.678 इंटू 10⁻�6 टेस्ला, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये मिल गया क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एग्जांपल 5.1 में देखिए सवाल, और इसी को जेईई मेंस 2017 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2017, और उसमें कैसे पूछा गया था वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो 2-3 सवाल है वो कर लेंगे अभी। क्वेश्चन था द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है m, क्या दिया हुआ है m, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये I को ऐसे लिखा है कर्सिव में थोड़ा सा, तो बेसिकली I हम भी जानते कैसे लिखते हैं, I दिया हुआ है, कह रहा है इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6.70 सेकंड, मतलब ये कितने का टाइम है 10 ऑसिलेशन का, तो टाइम पीरियड कितना होगा 0.67 सेकंड। कहेंगे 10 ऑसिलेशन में इतना, तो एक में कितना यूनिटरी मेथड, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट I बाय mb, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.67 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू I बाय mb, और I कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁶, m कितना है 6.7 इंटू b, नहीं 6.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू b, सब कैलकुलेट करोगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 0.01 टेस्ला, कितना हो जाएगा। अब देखिए जेईई मेंस 2017 में कैसे इसी सवाल को पूछा गया, उसने कहा कि देखिए एक मैग्नेटिक नीडल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया था m गिवन था, इतना सेम डेटा कोई चेंज नहीं, 6.7 इंटू 10⁻⁻2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया था सेम डेटा 7.5 इंटू 10⁻⁶, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं 0.01 टेस्ला का। तो बताइए फाइंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस, सॉरी टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस, आंसर क्या होता 6.7। ठीक, सेम डेटा उठा के जेईई मेंस 2017 में पूछा गया था, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के 1-2 सवाल और कर लेते हैं। इसको पहले लिखो फिर 1-2 सवाल और कराएंगे। देखिए इसमें पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। मतलब क्या है, देखिए एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और इस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं, और इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लेंथ है बार मैग्नेट का वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आप बताइए एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर हो, तब यहां से 50 सेंटीमीटर दूर, इसको हम लोग R कहते हैं,
यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के किधर होता है बताओ, डायरेक्शन में होता है। और इस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब। रख लीजिए सबका वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 टू पावर -7। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 बाय आर क्यूब। 50 को लिखेंगे 1/2, मीटर में लिखेंगे ना, 1/2 उसका क्यूब 1/8, ठीक। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 0.8, 0.8 इंटू 8 88 64, 6.4 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला। ये बी हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, इधर होगा। और कितना लिखेंगे, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब, और उसका आधा हो जाएगा ये, वहां 2 था ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही दिया 50 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, ये है 5.10। एग्जाम्पल 5.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, और इसमें 1-2 पॉइंट न्यू है जो कि पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, लिखिए, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर, a solenoid has a core of material having relative permeability किससे लिखते हैं, म्यू आर से, having relative permeability 100, the windings are insulated, windings जो है वो क्या है, insulated है, and carries 2 ampere current. Number of turns per meter is 1000. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, पहला में H, दूसरा में M, तीसरा में B, और चौथे में आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटाइजिंग करंट IM। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। पहले ये वाला चीज आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, नोट कीजिए इसको। तो ये जो म्यू आर है ये 400 है, 500 नहीं है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, H। सबसे पहले क्या पूछा है, H। तो व्हाट इज H? H इज इंटेंसिटी ऑफ, याद कीजिए H क्या होता था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका इंटेंसिटी। अब याद कीजिए थोड़ा सा, यहां सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। ये एक सोलेनॉइड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके अंदर एक कोर डाल दिए हैं, मटेरियल डाल दी है इस तरह से। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो उसको वो मैग्नेटाइज करना चाहेगा, जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, जो कि क्या है, मैग्नेट। और ये जो कोर है, ये कोर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। कोर क्या है, तो ये जो सोलेनॉइड है ये इसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। इसको क्या करेगा, और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब सोलेनॉइड का जो फील्ड होगा, सोलेनॉइड का फील्ड कितना होता है, याद कीजिए, म्यू एन आई होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई। पहले आप म्यू नॉट एन आई याद किए होंगे, क्योंकि पहले एयर होता था, कोर होने की वजह से क्या हो जाता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाता है।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, मतलब H क्या है। तो H अगर आपको याद हो, उसका फॉर्मूला लिखे थे B बाय म्यू। क्या लिखे थे? जो मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय जिस कोर को मैग्नेटाइज करा उसका परमेबिलिटी। तो B क्या लिखोगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई बाय म्यू क्या लिखोगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये कट गया, कितना होगा? ये होगा H का फॉर्मूला। अब H होगा सीधा सीधा एन आई इस केस में। इजी पीजी, इजी पीजी ज़पेलिजी। कहां है n? नंबर ऑफ टर्न्स कहां है भाई? 1000। ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होना चाहिए, यूनिट ऐसा यूनिट मीटर में होना चाहिए। मतलब 1 मीटर में जितना टर्न होगा उसको n कहते हैं। 1000 इनटू i कितना है? 2। ये हो जाएगा 2000। और इसका यूनिट क्या होगा? h का यूनिट भी याद रखना है। क्या यूनिट होगा भाई? n इंटू आई, मतलब एम्पियर पर मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। इसका यूनिट भी याद रखना है h का। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। देखिए h समझ में आया? यही पूछा गया था जेईई मेंस 2019 में, यही सवाल था। अब चलिए m, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। कैपिटल M, कैपिटल M को हम लोग बोलते हैं यहां पे मैग्नेटाइजेशन। कहां लिखेंगे? अच्छा पहले इसको लिखो फिर मैग्नेटाइज पर, पहले इसको लिखिए। तो इस केस में M क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। ये दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। M क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। और इस केस में M का फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस M का फॉर्मूला होता है B बाय म्यू नॉट माइनस H। क्या फॉर्मूला होता है? B बाय म्यू नॉट माइनस H। और अभी भी B निकाले थे। B क्या लिखे थे? म्यू नॉट म्यू आर एन आई बाय म्यू नॉट माइनस H। तो M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू आर एन आई माइनस H। ठीक है? तो बेसिकली देखिए, अभी हम लोग Ni भी तो निकाले थे और वही तो H था, है ना? तो अगर H कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच लिखेंगे? म्यू आर माइनस 1। सो व्हाट इज M? ये सब एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है। अब ये रख दीजिए। H तो अभी निकाले थे, कितना आया था? 2000 इंटू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कितना है? 400 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 399। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 798। फिर 20। और इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसमें लिखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 5, वही हो जाएगा। अच्छा 2000 है, ठीक है, 2000 कर देते हैं तो 1 0 और हो जाएगा। तो हो जाएगा 7.98 इंटू 10 का पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसमें अप्रोक्सीमेट लिखा है 8 इंटू 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ ये 2000 था। ये हो गया। अगला में क्या पूछा है? B। B तो अभी सीख ही लिए कैसे निकालेंगे। B कितना होगा? म्यू नॉट म्यू आर एन आई, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो B निकल जाएगा। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। म्यू आर हो गया 400 और एन आई का वैल्यू अभी निकाले थे 2000। तो देखिए ये 2 जीरो और ये 3 जीरो मिलके 5 जीरो हो गया। 5 जीरो से ये कट जाएगा तो 10 पावर माइनस 2 इधर बचेगा। 4 2 जा 8, 8 चौके 32, 32 गुना 3.14। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आ जाएगा लगता है। ये तो 100 के आसपास आ जाएगा। 32 इंटू 3.14, 100 इंटू 100 कट के 1 है क्या आंसर? 1 टेस्ला। आंसर कितना है? 1 टेस्ला। तो ये बी हो जाएगा 1 टेस्ला। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ वाला, मैग्नेटाइजिंग करंट। जरा समझिएगा,
ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, इस वजह समझिएगा। फोर्थ पॉइंट हम यहां समझा रहे हैं। अब ये बताओ ध्यान से कि अभी सोलेनॉइड है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में कोर है, यही है ना। कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया है, क्योंकि अगर कोर नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट एन आई, और कोर की वजह से म्यू आर मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, इतना है। लेकिन अगर हम कोर को निकाल दें, कोर को, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा ना। बोलो, हम चाहते हैं कि कोर को निकालने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। आफ्टर रिमूवल ऑफ कोर, मैग्नेटिक फील्ड शुड रिमेन सेम। हम ऐसा चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सो करंट शुड बी इंक्रीज, करंट शुड बी, और ये जितने से करंट इंक्रीज करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग आई एम कहते हैं। तो अब करंट कितना हो जाएगा, पहले था आई, अब कितना लिखेंगे, आई एम और हो गया, तो आई प्लस, अब कितना मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस आई एम, और ये और वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको इसके बराबर कर दो, म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस आई एम, तो बराबर करेंगे। देखिए म्यू नॉट इंटू एन, म्यू नॉट इंटू एन कट गया, तो यहां क्या बचा, म्यू आर इंटू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस आई एम, तो देयरफॉर आई एम क्या हो जाएगा, आई कॉमन म्यू आर माइनस वन। सो मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू म्यू आर माइनस वन। आया समझ में? तो अभी वैल्यू रख दीजिए, आई एम निकल जाएगा हम लोग का। आया समझ में? देखिए कहां, अच्छा सॉरी, वन ही, अच्छा वन बोल रहे थे लेकिन आई लिख रहे थे, ये आई इधर आके कॉमन ले लिए, वन हो गया, तो आई इंटू म्यू आर माइनस वन। तो आई एम कितना लिखेंगे, आई हो गया 2 इंटू 399, कितना हो जाएगा, 798 एम्पियर। 798 एम्पियर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा। इसमें 794 दिया हुआ है, मतलब थोड़ा गलत है आंसर, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए, वो बी लेकर कैलकुलेट किया, थोड़ा सा म्यू का वैल्यू इधर उधर लिखा होगा, इसलिए उसका 794 आ रहा है। आंसर यही सही, 798 एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम लोग और पढ़ लेते हैं, डिप सर्कल। पहले इसको लिखिए, फिर डिप सर्कल पढ़ते हैं। एक छोटा सा हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, डिप सर्कल। डिप सर्कल, डिप सर्कल बेसिकली एक सर्कल टाइप का ही इंस्ट्रूमेंट होता है। डिप सर्कल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस। और एंगल ऑफ डिप क्या होता है, तो याद है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाता है, उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। खैर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो डिप सर्कल एक सर्कल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। डिप सर्कल क्या होता है, एक सर्कल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, इसमें पॉइंटर लगा होता है। देखिए
अब मान लीजिए किसी प्लेस पर, ये एक प्लेस है और इस प्लेस पे ये जो ऐसे लाइन बना है ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक कॉपी है ऐसे, ठीक है, तो ये उसका प्लेन हो गया। इसी प्लेन में अगर डिप सर्कल को रख देंगे तो ये डिप सर्कल ट्रू रीडिंग बताएगा। मतलब अगर डिप सर्कल को ऐसे रख दोगे तो ये डिप सर्कल जो एंगल बताएगा उसको बोलेंगे ट्रू एंगल ऑफ डिप। क्या बोलेंगे? या एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, जो सही में होना चाहिए वही बताएगा ये। मतलब व्हेन द प्लेन ऑफ डिप सर्कल lies in the magnetic meridian plane, then it gives true angle of dip. जिसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है और मान लीजिए ये डिप सर्कल का प्लेन ऐसे है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तब जो ये एंगल ऑफ डिप शो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट एंगल ऑफ डिप, डेल्टा डैश। क्या बोलेंगे? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। एंड व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डिप सर्कल प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। ठीक है, तो इस डेल्टा डैश, इस थीटा और इस डेल्टा में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन आपको याद रखना है कि कॉट इज इक्वल्स टू होता है कॉट डेल्टा डैश इंटू कॉस थीटा। रिलेशन याद रहेगा, कॉट डेल्टा इज इक्वल्स टू कॉट डेल्टा डैश इंटू कॉस थीटा, सब सीसी ही है। अब अगर इस डिप सर्कल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, इफ द डिप सर्कल is rotated through 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा? देखिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन और अब ये डिप सर्कल ऐसे दिखेगा। बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। थीटा तो था ही, 90 डिग्री और रोटेट कर दिए, फिर से प्लेन चेंज हो गया, तो अब रीडिंग क्या बताएगा? अब कुछ और रीडिंग बताएगा। मान लीजिए अब रीडिंग बता रहा है डेल्टा डबल डैश। क्या बता रहा है? अच्छा मैंने यहां फॉर्मूला गलत लिख दिया। कॉट डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू होता है कॉट डेल्टा इनटू कॉस थीटा। कॉट डेल्टा डैश मतलब एपरेंट वाले का फॉर्मूला होता है कॉट डेल्टा एक्चुअल इनटू कॉस थीटा। अब यहां चेंज कर दोगे तो और चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच जो एंगल लिखेंगे, मतलब ये वाला एंगल हमेशा एक्यूट एंगल लिखते हैं, तो अब इसके प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कितना कहोगे? 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला बताइए, सेम फॉर्मूला लिखना है। बोलो क्या लिखोगे? कॉट डेल्टा डबल डैश मतलब कॉट ऑफ एंगल ऑफ एपरेंट इज इक्वल्स टू कॉट डेल्टा इनटू कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कॉट डेल्टा डबल डैश इज इक्वल्स टू कॉट डेल्टा इनटू साइन थीटा। और अगर दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या मिलेगा हम लोग को? कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। यही फॉर्मूला पूछ दिया था नीट 2017 में, और इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि हम हर साल पढ़ाते हैं, उस साल नीट वाला बच्चा लोग खुश हो गया था कि सर पढ़ाए तो वही वाला पूछ दिया सर, तो इसलिए आप लोग को ही पढ़ा दे रहे हैं कि हो सकता है खुदा न खास्ते वैसे एनटीए दोनों एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो पूछा जा सकता है, हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूज देके पूछते तो ध्यान रहेगा आपको। डिप सर्कल 2-4 बातें बस याद रखनी। पॉइंट नंबर 1, डिप सर्कल क्या होता है?
एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एंगल ऑफ डिप बताता है। पॉइंट नंबर 2, अगर डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में हो तो वो एक्चुअल बताता है रीडिंग, और अगर प्लेन में नहीं हुआ तब जो रीडिंग बताता है उसको एपरेंट एंगल कहते हैं, डेल्टा डैश से लिखते हैं। और उस एंगल एपरेंट एंगल को कैसे निकालेंगे? कॉट डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू कॉट डेल्टा मतलब एंगल ऑफ ट्रू एंगल ऑफ डिप इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये फॉर्मूला, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से ये फॉर्मूला में डेल्टा डैश क्या है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। डेल्टा डबल डैश क्या है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप व्हेन डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, एंड डेल्टा क्या है? ट्रू एंगल ऑफ डिप। ठीक, अब इसके बाद मैंने जैसा वादा किया था कि पिछले क्लास में जितनी बातें हम लोगों ने की है उसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे सीट के हेल्प से। सीट में थ्योरेटिकल सवाल दिए हुए हैं, मैं सवाल एक एक करके बोलूंगा, अभी ऑप्शन भी बोलूंगा और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। सुनिएगा सवाल मेरे साथ साथ, ठीक है? पहला सवाल 5000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सीट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन, डायामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। डायामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, गलत है। याद कीजिए क्या बताया गया था? डायामैग्नेटिज्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? कौन कौन डिपेंडेंट होता है? पारा और फेरो। तो ऑप्शन बी है पारामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सही है। ऑप्शन सी, paramagnetism is temperature independent, none of the above, बी सही होगी। अगला चले क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 5000 आपके पास अभी तुम लोग एक जोड़ा जिता देंगे। अगला सवाल 10,000 रुपए के लिए। क्यूरीज टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच? पहला ऑप्शन, अ पारामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायामैग्नेटिक। क्या होता है वैसे क्यूरीज टेम्परेचर, याद है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाता है? वह टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर फेरो जो बहुत अच्छा था इतना हीट कर दिए कि वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पारा बन जाता है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पारामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी इसमें सही बिल्कुल। अगला, इन विच मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे किस मीडियम में मतलब किस मटेरियल में नहीं डिपेंड करता है? बिल्कुल सही जवाब, डायामैग्नेटिज्म में नहीं डिपेंड करता। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक। electromagnets are made up of soft iron. Electromagnets are made up of soft iron because soft iron has option A high retentivity, high coercivity, option B high retentivity, low coercivity, option C low retentivity, high coercivity, option D low retentivity, low coercivity. D सॉफ्ट आयरन का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं, उसका रिटेंटिविटी और कोएसिविटी दोनों, और उसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया लॉस भी कम होता है क्योंकि लूप का एरिया छोटा होता है, इसलिए उसको ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं। और इस पे बेस सवाल मैंने आपको बताया था एक जो पूछा गया था जेईई में, वो सवाल भी इसमें डाला हुआ, जेईई में 2016 में वो सवाल पूछा गया था। खैर आगे चलिए, आगे देखिए एक सवाल ऐसे दिया हुआ है, the susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 to the power minus 5. At what temperature the susceptibility will increase to 1.8 into 10 to the power minus 5? मतलब एक given temperature पे T1 दिया हुआ टेम्परेचर और susceptibility दिया हुआ मतलब चाय 1, दूसरे टेम्परेचर T2 पूछा है, चाय 2 दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला? चाय 1 T1 is equals to, लिखे थे ना, चाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उस फॉर्मूले पे सवाल, क्यूरीज लॉ। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएसिविटी। यही सवाल है, ठीक है, बस खत्म हुई सी। तो वक्त आ गया कहने का कि इति श्री रेवाखंडे मैग्नेटिज्म।